चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को स्टार्ट किया था और उसमें हमने कल लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका की बात कर ली थी। आज हमें वही राष्ट्र का जो दूसरा एक पिलर था, स्टेट का सेकेंड पिलर ऑफ स्टेट, क्या हो गया, तो सेकेंड पिलर ऑफ स्टेट यानी कि कार्यपालिका की आज हमको बात करनी है, मतलब एग्जीक्यूटिव। आइए, जब हम लोग एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि आखिरकार जो एग्जीक्यूटिव है यानी जो कार्यपालिका है ये किससे मिलकर के बनी है, या इस एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत कौन शामिल होता है, किसको हम शामिल करते हैं। तो इसमें एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्यपालिका का जो प्रधान है, जो हेड है, वो कौन होता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कौन है, प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है। कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है। ठीक है, हमारे आर्टिकल 74 में, आर्टिकल 74 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है, यह काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, या तो मैं ऐसा कहूँ कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के ही सलाह के अनुसार क्या करेगा, राष्ट्रपति कार्य करेगा। और ये बात कहाँ कही गई है, ये कही गई है आर्टिकल 74 के अंतर्गत। यानी राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री यानी मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति इसी मंत्रिपरिषद के ही सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, साथ में ही ये बात भी इसमें पहला पॉइंट ये कहा गया, एक बात ये कही गई इसी आर्टिकल 74 में कि मंत्रिपरिषद का हेड प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। और जो मंत्रिपरिषद है वो क्या करती है, वो राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता करने का काम करती है। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ दी हुई हैं, ये दी हुई है आर्टिकल 74 में। ठीक है, आर्टिकल 74 में एक पॉइंट और कहा गया है, ये कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के ही कहने पर कार्य करेगा, सलाह पर ही कार्य करेगा, लेकिन राष्ट्रपति को ये अधिकार होगा कि वो एक बार पुनर्विचार के लिए उस बिल को मंत्रिपरिषद के पास भेज दे। ठीक, ये चीज हो गई। और अगर वो मंत्रिपरिषद पुनर्विचार करके उस बिल को संशोधन के साथ या बगैर संशोधन के वापस भेजती है राष्ट्रपति के पास, तो अब राष्ट्रपति मजबूर है उस बिल पर साइन करने के लिए। ये सारी बातें कहाँ दी गई हैं, आर्टिकल 74 में। क्या क्या दिया गया है, राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, प्रधानमंत्री उस मंत्रिपरिषद का हेड होगा, राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु एक बार मंत्रिपरिषद के पास बिल को भेज सकता है, और बिल अगर पुनर्विचार करके उस बिल को वापस से प्रस्तुत करे या फिर बिना पुनर्विचार करे प्रस्तुत कर दे, तो अब राष्ट्रपति भी उस बिल पर क्या करेगा, साइन करेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला जो पॉइंट है ना, पुनर्विचार वाला, ये राष्ट्रपति को शक्ति एक दे दी गई है। और ये शक्ति कब दी गई है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। क्यों, क्योंकि जब 75 में क्या लगा, आपातकाल, इमरजेंसी, तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, जितने भी उनके विरोधी थे सबको उठा के जेल में, कोई ने किसी ने कुछ भी एफर्ट किया उठा के जेल में। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने सीधे राष्ट्रपति को कॉल लगाया कि आप आपातकाल डिक्लेयर कर दीजिए, आपातकाल डिक्लेयर हो गया। मतलब ये क्या था, ये सब चीज़ें थी 44वें संविधान संशोधन से पहले की चीज़ें थी। मतलब कि उस समय राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की मौखिक सलाह पर ही डिक्लेयर कर देता था, इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता था, केवल मौखिक सलाह पर, कोई रिटन सलाह नहीं। उसके बाद राष्ट्रपति के पास इतनी भी पावर नहीं थी कि पुनर्विचार के लिए उस बिल को भेज दे। प्रधानमंत्री ने फ़ोन किया, क्या लगेगा, उस पर साइन करेगा राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री ने बोला साइन करेगा, अगर इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए बोला है प्रधानमंत्री ने, तो राष्ट्रपति साइन करेगा। अब इससे जो है पीड़ित कौन थे, जो विपक्षी थे, जिनको उठा के जेल में भरा गया था। और इन विपक्षों को मौका मिला 1978 में, जब मोरारजी देसाई की सरकार आई, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले उठाकर संशोधन किया, ताकि अगर भविष्य में फिर से इंदिरा गांधी जी आ जाएं तो उनकी थोड़ी सी पावर कम हो जाए। ठीक है, क्योंकि सब वो कूटे गए थे जेल में भर भर के, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, इसी चीज़ को पहले उन्होंने, जो 42वें संविधान संशोधन है, बहुत सारे संशोधन किए थे इंदिरा गांधी जी ने, तो ऐसे बहुत सारे संशोधनों को अंडू करना स्टार्ट किया, जो कि क्या थे, जो ज़्यादा पावर दिखा रहे थे प्रधानमंत्री के लिए।
उनको क्या करना, अंडू करना चालू किया। राष्ट्रपति को थोड़ी सी पावर बढ़ाई राष्ट्रपति के लिए, ताकि अब 44वें संविधान संशोधन से ये अमेंडमेंट किया गया कि अब प्रधानमंत्री की मौखिक सलाह पर राष्ट्रपति काम नहीं करेगा, लिखित सलाह पर कार्य करेगा। ये भी एक पावर है। अब पता चले रात में 12 बजे फ़ोन करके बोले दे रही हैं प्रधानमंत्री जी, और राष्ट्रपति को क्या करना पड़ रहा है, तुरंत जो है बुला करके न्यूज़ रिपोर्टर्स को बोल रहा हूँ, नहीं, अब लिखित सलाह रिटर्न में होगा हर चीज़, ठीक है। साथ ही साथ राष्ट्रपति के पास ये पावर होगी कि एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सके कि मैडम जी एक बार ज़रा देख लीजिए, तो शायद जो है उस चीज़ में ही थोड़ा सा प्रोसेस लगे या फिर मन बदल जाए, है ना, तो एक बार पुनर्विचार के लिए भेज, ये थोड़ा सा एक दो चीज़ें दी गई। और ये सब क्या थी, वो जो उस समय जो पीड़ित थे वो उस चीज़ों से को दूर करने के लिए, ठीक है, क्लियर। तो ये सब चीज़ें हो गई आर्टिकल 74 में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम थोड़ा देख, इसको मैं लिखवा दूंगा 74 को, टेंशन नहीं लेना। हेड कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के कार्य में सहायता करने के लिए कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है। ये मैंने आपको बता दिया कहाँ से आया, आर्टिकल 74 से आया, आर्टिकल 74 से आई ये काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, इसके कार्यों में मदद करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। अब देखिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री। तो जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के बीच में क्या कर रहा है, एक ब्रिज का काम कर रहा है। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री अगर राष्ट्रपति को जो भी सलाह देगा वो सलाह कहाँ से होते हुए जाएगी, प्रधानमंत्री के पास से, ठीक। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री रिपोर्ट भेजेगा प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास। या फिर मैं कह दूं काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के कार्यों की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट भी प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को भेजता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री क्या कार्य करने जा रही है ना, क्या हम लोग नया कानून कुछ भी करने जा रहे हैं, एक्सक्यूशन करने जा रहे हैं, वो सारा कुछ प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति के पास भेजेगा। यानी कि प्रधानमंत्री केवल एक ब्रिज के रूप में कार्य करता है, क्लियर। चलिए ये चीज़ें हो गई, थोड़ा सा इस पहले इसको लिख लो आर्टिकल 74 को, फिर हम बढ़ते हैं आर्टिकल 75 में। आर्टिकल जो 75 है वो भी पूरा मंत्रिपरिषद के बारे में है, आर्टिकल 75, और हम इसी में देख लेंगे आर्टिकल 78 को, ठीक है, थोड़ा सा एक आध पॉइंट उसके देख लेंगे। चलिए लिखिए, पहले तो ये लिख लीजिए कार्यपालिका, उसका हेड राष्ट्रपति। इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट ये लिख लीजिएगा, राष्ट्रपति जो है नॉमिनल हेड है, राष्ट्रपति नॉमिनल हेड है, यानी कि क्या है, वास्तविक प्रमुख नहीं है, नाम मात्र का प्रमुख है। और लैटिन वर्ड में इसी को कहा गया है डी ज्योर, लैटिन वर्ड में इसी को क्या कहा गया, डी ज्योर, ठीक। तो राष्ट्रपति क्या, डी ज्योर यानी कि नॉमिनल हेड है, जबकि प्रधानमंत्री क्या है, प्रधानमंत्री रियल हेड है, रियल हेड यानी कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख, इसी को लैटिन वर्ड में कहा गया डी फैक्टो। अगर सिर्फ हेड ही लिखा हुआ है कि हेड कौन होता है कार्यपालिका का, तो राष्ट्रपति ही है भाई। देखने के लिए तो सबसे ऊपर राष्ट्रपति बैठा है ना, हर एक चीज में साइन कौन कर रहा है, राष्ट्रपति ही कर रहा है। तो देखा जाए तो हेड कौन है, राष्ट्रपति। बट ये क्या है भाई, मैंने कल आपको बताया ना, राष्ट्रपति एक ऐसे शेर की तरीके है जो नाखून और दांत ही नहीं है। अब जिस शेर के नाखून और दांत नहीं है तो वो तो केवल देखने में शेर है ना, लेकिन रियल शेर तो दूसरा है जिसके पास नाखून और दांत है, ठीक। चलिए आर्टिकल डालिए, आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 देखिए, आर्टिकल 74 क्लॉज 1, आर्टिकल 74 क्लॉज 1 भाई, आर्टिकल 74 ठीक है। अब लिखना पहले आर्टिकल 74 क्लॉज 1 लिखिए, राष्ट्रपति की सहायता, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति की सहायता और उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन, और राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन यानी कि अपना जो भी कार्य है, और राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की सलाह पर ही करेगा, और राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेगा, ठीक।
इसी के अंदर ही पैराग्राफ चेंज करके लिखो। परंतु राष्ट्रपति, परंतु पैराग्राफ चेंज करके इसी आर्टिकल में, इसी में लिखना है क्लॉज के अंदर, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह हेतु, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह हेतु पुनर्विचार के लिए अपेक्षा कर सकेगा। परंतु राष्ट्रपति ऐसी सलाह हेतु मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार के लिए या पुनर्विचार हेतु अपेक्षा कर सकेगा। उसी के आगे लिखिए फुल स्टॉप लगा के, पुनर्विचार के पश्चात, पुनर्विचार के पश्चात संशोधित सलाह, पुनर्विचार के पश्चात संशोधित सलाह या बगैर संशोधित सलाह, पुनर्विचार के पश्चात संशोधित सलाह या बगैर संशोधित सलाह जो भी मंत्रिपरिषद ने, संशोधित सलाह या बगैर संशोधित सलाह जो भी मंत्रिपरिषद ने पुनः राष्ट्रपति को भेजी हो, संशोधित सलाह या बगैर संशोधित सलाह जो भी मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को भेजी हो, राष्ट्रपति को उसके आधार पर कार्य करना होगा। राष्ट्रपति को उसके आधार पर या उसके अनुसार, उस सलाह के अनुसार कार्य करना होगा। अब राष्ट्रपति को उसके अनुसार कार्य करना होगा। अब देखिए आर्टिकल 74 क्लॉज 2, आर्टिकल 74 क्लॉज 2 लिखे, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह का न्यायिक पुनरावलोकन, यह दी गई सलाह, ये तो वर्ड अगर न्यायिक पुनरावलोकन ज़्यादा टफ लग रहा तो ऐसे लिख लीजिए, वही चीज़ है सेम। दी गई सलाह की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती, दी गई सलाह की किसी भी न्यायालय द्वारा जांच नहीं की जा सकती, और न्यायालय द्वारा जो जांच करना होता है वही कहलाता है न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहां तक चीजें हो गई आर्टिकल 74। अब देखिए एक चीज हम देख रहे हैं, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का हेड है। अब हम देखेंगे काउंसिल ऑफ जो मिनिस्ट्री है उसमें कौन कौन से लेवल पे मंत्री होते हैं, है ना। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में सबसे ऊपर लेवल पर कौन होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर। सबसे ऊपर लेवल पर कौन होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। दूसरे लेवल पर कौन होते हैं, यूनियन स्टेट मिनिस्टर। पहले कैबिनेट मिनिस्टर, फिर दूसरा संघ राज्य मंत्री, यूनियन स्टेट मिनिस्टर। और एक लेवल और होता है भाई, इसी के अंदर फिर आ जाते हैं उप मंत्री, राज्य मंत्री वगैरह, ठीक है, जो कि इन्हीं के कार्यों में सहायता करने के लिए होते हैं। उसके बाद एक और होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। अब जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं ये क्या होते हैं, इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री होती है, इनके पास होती है कोई सी स्पेशल टास्क को करने के लिए स्वतंत्र प्रभार मंत्रालय का गठन कर दिया गया। क्या हो गया, ये रेगुलर नहीं होते, ये रेगुलर नहीं होते। मान लीजिए कोई अचानक से सरकार को लगने लगा कि ये मिनिस्ट्री के लिए एक मंत्रालय होना चाहिए, यानी इस विभाग के लिए एक मंत्रालय होना चाहिए ताकि उस विभाग का थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी तरीके से काम हो सके, है ना। जैसे कि अगर हम स्टेट में देखें तो परिवहन मंत्री का पद होता है, तो क्या होता है, जो कि पूरा ये जो रोडवे से संबंधित ये सारी चीज़ें देखता है। तो ये क्या है, ये रेगुलर पद नहीं होती, ये क्या होता है, किसी स्पेशल टास्क को करने के लिए इस पद का सृजन किया जाता है, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। मान लीजिए गवर्नमेंट को लगने लग जाए कि कोचिंग इंडस्ट्री वगैरह बहुत बढ़ रही है, भाई इनके लिए कोई अलग से मंत्रालय तो नहीं है ना,
कह दीजिए कि कोचिंग इंडस्ट्री के लिए क्या कर दिया जाए, इसको स्पेशल टास्क में रख दिया जाए और इसके लिए स्वतंत्र प्रभार मंत्री बना दिया जाए, कोचिंग मंत्रालय। ठीक, तो क्या हो जाएगा, वो स्वतंत्र प्रभार मंत्री हो जाएगा। कभी भी सरकार क्या कर सकती है, उस मंत्री को हटा भी सकती है, कोई समस्या नहीं है। उस पूरे मंत्रालय को क्या कर सकती है, हटा सकती है। वो क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हो जाएंगे। ठीक है, और जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं, इनकी जो पावर है यूनियन स्टेट मिनिस्टर के ही इक्वल होती है। और ये क्या करेंगे, ये डायरेक्ट अपनी रिपोर्ट को प्रधानमंत्री के पास भेजेंगे। स्वतंत्र प्रभार मंत्री को इतनी पावर दिया था कि डायरेक्ट किसको रिपोर्ट करेंगे, प्रधानमंत्री को। ठीक है, और इन सभी की जो रिपोर्ट्स है, इन सभी की रिपोर्ट्स को, ये सभी रिपोर्ट्स पहुंचेंगी कहाँ, प्रधानमंत्री के पास, और प्रधानमंत्री इसको कहाँ भेजेगा, राष्ट्रपति के पास। ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से हम देखते हैं कि गृह मंत्रालय के अधीन एक होता है राज्य विभाग। गृह मंत्रालय के अधीन क्या होता है, एक राज्य विभाग होता है। सारे जो स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स में राष्ट्रपति का एक मुखबिर बैठा होता है, राज्यपाल, जो कि उस राज्य की पूरी गतिविधियों पर नजर रखता है कि मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, क्या यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, हर चीज़ की वो क्या करता है, हर 15 दिन में रिपोर्ट तैयार करके और कहाँ भेजता है, गृह मंत्रालय के उस राज्य विभाग के पास। बैठा राज्यपाल देखता रहता है क्या चीज़ें चल रही, क्या नहीं चल रही, और हर 15 दिन में रिपोर्ट तैयार करके कहाँ भेजेगा, गृह मंत्रालय के राज्य विभाग के पास। और राज्य विभाग उस रिपोर्ट को कहाँ भेजेगा, प्रधानमंत्री के पास। भाई गृह मंत्रालय का वो डिपार्टमेंट है राज्य विभाग, तो अब गृह मंत्रालय के, भाई गृह मंत्रालय का ही तो काम है ना देश के अंदर के सभी राज्यों में एक नियंत्रण रखना, देखना उसको क्या चीज़ें चल रही हैं। और गृह मंत्रालय उस रिपोर्ट को भेजेगा कहाँ, प्रधानमंत्री के पास, और प्रधानमंत्री उस रिपोर्ट को भेजेगा राष्ट्रपति के पास। और प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि इस राज्य में जो कानून है वो संवैधानिक तरीके से नहीं चल पा रहा, या जो वहाँ का मुख्यमंत्री सही ढंग से प्रशासन नहीं चला पा रहा, तो अब क्या है, अभी आवश्यकता आ गई है कि वहाँ का प्रशासन केंद्र के हाथों में दे दिया जाए। और राष्ट्रपति को तुरंत लिखित में सलाह देगा कि ये राज्य में सही ढंग से काम नहीं हो पा रहा, इसमें क्या लगाया जाए, तुरंत जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाए, जो भी चीज़ें हैं, है ना। और बस, तो वही राज्यपाल की वो जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर ही उस राज्य में क्या हो जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति शासन, जब हम आपातकाल की बात करें तो हम देखेंगे राष्ट्रपति शासन लगने का आधार केवल राज्यपाल की रिपोर्ट ही नहीं है। कभी भी अगर राष्ट्रपति को खुद ही ये आप वो हो जाए, समाधान हो जाए, और राष्ट्रपति को समाधान होने का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को समाधान हो जाए, मतलब कि प्रधानमंत्री को समाधान हो जाए, है ना। अभी जब पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए तो पूरा कयास लगाया जा रहा था कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। न्यूज में भी चल रहा था क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि इतना ज़्यादा हम देख रहे थे कि बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में इतनी ज़्यादा टसल हो गई थी, और फिर ममता बनर्जी जीत गई भारी मतों से। तो ये लग रहा था कि, और अच्छा उस समय वहाँ पर 2-4-6 घटनाएं भी काफ़ी हुई, बीजेपी के कुछ कैंडिडेट्स को मारा गया, मतलब बहुत सारी आगजनी की घटनाएं हुई। तो अब ये आधार पुख्ता आधार था, ये पुख्ता आधार था कि जो ममता बनर्जी की सरकार है, अरे मतलब जो भी है, तो ये जो भी वहाँ से चीज़ें हो रही थी वो क्या है, वो पुख्ता आधार था जिस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। ममता बनर्जी की सरकार हटा दी जाती, राष्ट्रपति शासन लगा दिया था, और राष्ट्रपति शासन में उस राज्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास आता है, केंद्र के पास। तो ये पूरा सब बिल्कुल चल रहा था और लगा भी दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं लगाया। मैं तो इंतजार कर रहा था किस दिन राष्ट्रपति शासन लगेगा। हाँ, मेरी तो दिल ही इच्छा थी थोड़ा सा, हाँ नहीं ऐसा बीजेपी नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी काम बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन वो कभी वो थोड़ा सा एरोगेंस है उसके अंदर भी, जैसे थोड़ा सा एरोगेंस है अखिलेश यादव के अंदर, मतलब किसी पार्टी विशेष को मैं ऐसे बोल नहीं रहा, थोड़ा सा एरोगेंस है अखिलेश यादव के अंदर, वैसे थोड़ा सा एरोगेंस जो है किसके अंदर है, ममता बनर्जी के अंदर भी है। नेता को थोड़ा लीनियर होना चाहिए, मतलब मोदी जी के अंदर तो ये है, मतलब लेकिन एरोगेंस लगाए वो, मतलब अब चूँकि अच्छा एक चीज़ ये भी है कि जो प्रशासक हो जो शासक हो उसको थोड़ा सा निरंकुशता होनी चाहिए उसमें। मतलब निरंकुशता का मतलब ये नहीं कि वो मतलब बिल्कुल अपना ही चला, लेकिन थोड़ा सा उसको टाइट होना चाहिए, क्योंकि आप जो भी आप अपने एंशिएंट टाइम पे जाइए, जिस भी भाई ये तो किसने कहा, चाणक्य नहीं कहा ना ये बात तो, और चाणक्य कोई सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ भी बोलते हैं हम लोग, तो चाणक्य ने ही कहा कि जो प्रशासक है जो शासक है उसको क्या होना चाहिए, उसको थोड़ा सा उसके अंदर निरंकुशता होनी चाहिए, तभी तो अनुशासन मेंटेन रहेगा। अब हम देखते हैं, हम मिडिवल काल में देखें तो एक जब तक शासक क्या था, निरंकुश था, मजबूत था, तब तक सेंट्रलाइज्ड पावर रही, तब तक पावर क्या थी, सेंट्रलाइज्ड थी। और जैसे ही वो शासक मरा उसके उत्तराधिकारी आए रंगीला पंगीला टाइप के तमाम, तो वो क्या हो गए, वो लेजी थे,
कमज़ोर थे, और कमज़ोर थे तो उन्होंने, अब चूंकि एक ही शासक तो हर क्षेत्र पे अपना डायरेक्ट नज़र तो रख नहीं सकता, वो क्या करेगा, राष्ट्रपति की तरीके ही वो भी अपना एक सूबेदार, जैसे कि राष्ट्रपति राज्यपाल उस स्टेट में रखता है, अपॉइंट करता है, वैसे ही वो सूबेदार अब उसने अपॉइंट करना चालू किया। अब वो सूबेदार क्या हो गए, उस शासक से ज़्यादा मजबूत सिद्ध हुए, वो ज़्यादा योग्य सिद्ध हुए। सूबेदारों ने फिर भी सेना, अच्छा मुगल शासक ने उनको सेना रखने की भी अनुमति दे रखी थी, उनको भी मौका, उन्होंने सेना को मजबूत करना चालू किया। मुगल शासक के पास 20,000 की सेना, उसके पास 1 लाख की सेना हो गई, तो अब कोई दबेगा। अब मुगल शासक ने कहा कि इस बार का तुम्हारा रेवेन्यू नहीं है, उसने कहा नहीं दे रहे, तो उसने कहा ठीक है, तो हम तुम्हें सूबेदार से पद से हटा रहे, उसने हटा के दिखाओ। और अगली बार उसने रेवेन्यू देना भी बंद कर दिया और अपने आप को क्या कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब यही क्या हो गया, यही ब्रिटिश तो ये चाहिए रहता ना कि कमज़ोर हो, और उन्होंने देखा कि एक एक जो है बंगाल अकेले बैठा है, अब बंगाल अकेले बैठा, बंगाल को जीत लिया है, हैदराबाद के निजाम अकेले पड़ गए, उनको जीत लिया। मराठों को अब उन्होंने देखा कि यार, अच्छा मराठों से हिम्मत पहले पड़ नहीं रही थी ब्रिटिश की लड़ने, क्योंकि मराठा बहुत मजबूत थे, 2-4-6 बार छोटे छोटे युद्धों में इनको पटक के मार चुके थे, तो ये चुप्पा बैठे थे कि मराठे कमज़ोर हों। और मराठे कमज़ोर कब हो गए, पानीपत के तृतीय युद्ध से। बालाजी बाजीराव बहुत मजबूत था, लेकिन क्या हो गया, बालाजी बाजीराव कमज़ोर हुआ, क्यों, पानीपत के तृतीय युद्ध में उसकी सारी अधिकतर सेना मर गई, सारे सेनापति मर गए हैं। माधवराव आया, उसने ठीक ठाक संभाला, लेकिन माधवराव, अब ब्रिटिश इंतजार में बैठे थे, कभी तो कमज़ोर हो गए, और लूप होल मिल गया रघुनाथ राव, वो भी इंतजार में बैठा था कि ये जो है अब मेरा नंबर है पेशवा बनने का, उसको बना नहीं रहे थे, तो वो पहुंच गया ब्रिटिश के पास कि हमें जो है, हमें साहब हमको पेशवा बनाओ, हम आपकी खिदमत करेंगे। ये क्या हो गया, उन्होंने भी लूप होल और मराठे जीत लिए। तो इस तरीके से क्या हो, शासक को क्या होना चाहिए, निरंकुश, टाइट होना चाहिए, ठीक है, तब एडमिनिस्ट्रेशन सही ढंग से चल पाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब भी कोई पार्टी क्या होगी, बहुमत में आएगी, तभी वो कठोर डिसीजन ले पाएगी। जब भी कोई पार्टी बहुमत में होगी तब क्या, हम देखें अब 90s के एरा पे हम देखें, अभी हम अगर 2014 के पहले तक देखें तो हम देखें कोई भी पार्टी इतनी ज़्यादा बहुमत में नहीं आ रही थी। अब उधर जब वीपी सिंह वगैरह की सरकार आई, उस समय चरण सिंह वगैरह के समय में क्या था कि उस समय में तो भैया गठबंधन की सरकारें चल रही थी, है ना, और गठबंधन की सरकारों में कोई जो है मजबूत डिसीजन ले पाएगा। भाई मान लीजिए कोई एक पार्टी है, वो कुछ ऐसा काम कर रही है, दूसरी जो उसमें गठबंधन वाली जो जुड़ी हुई है वो कह रहा नहीं, इसमें क्या होगा, इसमें हमारे जो लोग हैं, ये हमारे लोग ज़्यादा पेड़ हैं ना, हमारे जो लोग, हमारे धर्म विशेष से, हमारी जाति विशेष से लोगों को समस्या है इसमें, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये कानून नहीं लाना। तो क्या कोई कठोर कानून आएगा, नहीं आएगा। तो जब भी शासक, मतलब जब भी पार्टी क्या होगी, बहुमत में आएगी, और जब पार्टी बहुमत में आएगी तभी क्या होगा, तभी प्रधानमंत्री मजबूत होगा, वो क्या ले सकेगा, कठोर डिसीजन ले सकेगा। मैं तो सोच रहा हूँ तुम लोगों को कभी स्पेशल क्लास में तुम लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट करूँ, मज़ा आ जाएगी, धुरंधर मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने में मुझे बहुत मज़ा आती है, लेकिन ये लोग जो है मुझे पॉलिटी पढ़ाओ, इकोनॉमिक्स पढ़ाओ, भाई दिल से जो पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आती है ना, अभी मैं पढ़ाता हूँ क्योंकि पढ़ाओ, न तो पढ़ा रहे हैं, अगर जो है नहीं वो ऐसे संभव नहीं है ना, फिर वो जो इनका शक है, वो शक जो है पुख्ता हो जाए। नहीं, हम कोई स्पेशल क्लास वगैरह कभी जो है, सर सुनिए, बच्चे जब कहेंगे कि पॉलिटी में हिस्ट्री, देखो मेरी बात सुनो, मैंने तुमको पहले भी कहा, मैं यहाँ पर संभव नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं, तो तुम लोग वहाँ आ सकते हो, मैं मॉडर्न हिस्ट्री तुम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये भाई देखिए, यहाँ पर संभव नहीं, अगर आपको पढ़ना तो आप आइए, मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दूंगा अपने, तुम आ जाओ शाम को 4 से 5:30 और सुबह 8 से 9:30 आ जाओ। ना कुछ नहीं, मैंने क्या कहा, मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री की केवल मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ बस, बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं सब कुछ पढ़ाऊँ। मॉडर्न हिस्ट्री कुछ नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री मैं अपनी तरफ से संप्रेम भेंट है, ठीक है, बाकी उसके अलावा कोई संप्रेम भेंट नहीं। बाकी मैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, देखते हैं फिर इसके बाद बात करेंगे। आ जाओ ना 7:30 5:30, कोई दिक्कत। मैंने क्या कहा है भैया, मैं यहाँ पर नहीं पढ़ा सकता ना यार, क्योंकि अदर टीचर भी तो पढ़ा रहे हैं, मैं वहाँ पर मैंने क्या कहा, मेरी तरफ से संप्रेम भेंट मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 से 5:30 चल रहा है, मराठे चल रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है। चलिए खैर, आर्टिकल 74 कंप्लीट, ठीक है। जब 74 कंप्लीट तो हमने क्या देख लिया,
हमने देख लिया 3 तरीके के मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, यूनियन स्टेट मिनिस्टर एंड स्वतंत्र प्रभार मंत्री। ठीक है, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हमने देखा कि जो ये स्वतंत्र प्रभार मंत्री का पद होता है, क्या होता है, स्पेशल टास्क के लिए जनरेट किया जाता है। ठीक है, चलिए अब ये चीजें हो गई, कुछ इसमें पॉइंट्स लिख लीजिए। इसको लिखा, ये थोड़ा सा ये मिनिस्टर वगैरह लिख लीजिएगा। स्वतंत्र प्रभार मंत्री यूनियन स्टेट मिनिस्टर के बराबर पावर रखते हैं और डायरेक्ट प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। ठीक, कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। पहला पॉइंट जैसे इसी में इसके नीचे पॉइंट डाल के लिखते हो। चलिए, कार्यपालिका विधायिका से ही आती है। कार्यपालिका विधायिका से ही आती है। ठीक है, तो जब कार्यपालिका है विधायिका से है, तो इसमें ये तो आप लोग सब पढ़ ही चुके हैं ना कि जो भी लोकसभा और राज्यसभा के जो भी सदस्य हैं, इन्हीं सदस्यों में से ही प्रधानमंत्री क्या करता है, अपनी कार्यपालिका चुनता है। इन्हीं में से ही प्रधानमंत्री क्या करेगा, अपनी कार्यपालिका चुनेगा, और जिस व्यक्ति को उसने चुना उस व्यक्ति का नाम दे देगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट उसको क्या कर देगा, अपॉइंट कर देगा, नियुक्त कर देगा, है ना। तो कार्यपालिका विधायिका से ही आती है। दूसरा पॉइंट लिखिए, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के ही प्रति उत्तरदायी होती है। या अगर मैं ये आपसे कह दूं कि मंत्री जो है सामूहिक रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के। तो वही तो है, मंत्री सामूहिक रूप से मतलब कि मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। इसी में हम लोग देख रहे हैं अपने जो संस्थान पढ़ रहे हैं, इसमें अगर हम देखें तो देखिए जो नॉमिनल हेड है और रियल हेड है, दोनों अलग अलग दिख रहा है हमको। अगला पॉइंट लिख लीजिए, रियल हेड और नॉमिनल हेड, नाम मात्र का प्रमुख और वास्तविक प्रमुख दोनों अलग अलग होते हैं। नाम मात्र का प्रमुख और वास्तविक प्रमुख दोनों अलग अलग होते हैं। नाम मात्र के प्रमुख को लिखना नॉमिनल हेड मतलब कि डिज्योर, और वास्तविक प्रमुख यानी रियल हेड यानी कि डी फैक्टो। अब एक चीज देखो, जिस भी देश के संविधान में ये तीनों शर्तें पूरी हो रही हो, जो तीनों शर्तें मैंने अभी लिखवाई है ना, कार्यपालिका विधायिका से ही निकली हो, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो, और रियल हेड और नॉमिनल हेड दोनों अलग अलग हों, है। जिस भी देश के संविधान में ये तीनों शर्तें पूरी हो रही हो, उस देश का जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो किस तरीके का होगा, पार्लियामेंट्री की प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री। तो जिस भी देश में ये तीनों शर्तें पूरी हो रही हो, जिस भी देश का संविधान तीनों शर्तें पूरी कर रहा हो, वहां पर शासन का स्वरूप कैसा होगा, पार्लियामेंट्री होगा, संसदनात्मक होगा। तो इस संसदनात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की ये बहुत महत्वपूर्ण शर्त भी है, दोनों में बहुत महत्वपूर्ण डिफरेंस भी है। ठीक है, तो जहां पर ये तीनों शर्तें पूरी हो रही हो वहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और जहां ये तीनों शर्तें पूरी ना हो रही हो वहां पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम देखें अमेरिका को, हम देखें अमेरिका में कैसा सिस्टम है शासन का, अध्यक्षात्मक, यानी वहां पर राष्ट्रपति ही क्या है, कार्यपालिका का नॉमिनल हेड रियल हेड सब राष्ट्रपति ही है। वहां पर प्रधानमंत्री का पद होता है क्या, नहीं, राष्ट्रपति ही क्या है, सर्वे सर्वा राष्ट्रपति ही है। हम देखेंगे हमारे यहाँ, मान लीजिए अगर रियल हेड में कह रहा हूँ प्रधानमंत्री, तो क्या प्रधानमंत्री के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होता है क्या, आप वोट देने जाते हैं तो आप किसी पार्टी को वोट देते हैं ना कि आप किसको वोट दे रहे हैं, आप किसी व्यक्ति विशेष को, पहले से डिक्लेयर नहीं है। लेकिन वहां पर जो भी पार्टी अपना उम्मीदवार उतार रही है तो पहले से बता देगी, डेमोक्रेटिक पार्टी है पहले से बता देगी हमारा फलाना है उम्मीदवार, रिपब्लिकन पार्टी पहले से बता देगी हमारा ये उम्मीदवार। लेकिन अगर हमारे यहाँ देखें तो जो रियल हेड का चुनाव हो रहा है उसमें पहले से नहीं बताया जाता कौन है हमारा हेड। वो तो मोदी लहर अंडरस्टूड थे कि मोदी जी ही बनेंगे, उन्हीं के नाम पर चूंकि वोट मिलने थे, तो वो क्या था, वो उन्होंने किसी अपने मैनिफेस्टो में, बीजेपी ने कहा नहीं है, बीजेपी ने जो अपना मैनिफेस्टो लेके आई उसमें कहा नहीं बीजेपी ने कि अगर हम चुनाव जीत गए तो हम मोदी जी को मतलब मोदी जी होंगे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन लोगों में अंडरस्टूड था कि अगर बीजेपी आई बहुमत में तो प्रधानमंत्री कौन बन जाएगा, नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर वो हवा थी, वहाँ पर हवा नहीं होती, वहाँ पर होता है, वो उसके कैंडिडेट के नाम पर ही
तो क्या हो गया, वहाँ का जो रियल हेड का चुनाव हो क्या हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है। यहाँ रियल हेड का मतलब रियल हेड का जो चुनाव हो उसमें पहले से कंफर्म है कि यही व्यक्ति रियल हेड बनेगा। यहाँ पर पार्टी को वोट दिया था और पार्टी फिर क्या करती है, जिसको भी चाहे उसको प्रधानमंत्री बना सकती है। जब ये योगी बाबा जब बने थे मुख्यमंत्री, तो इनसे भी आगे 2-3 लोग दौड़ में थे मुख्यमंत्री बनने की। पार्टी जीत गई, जाके 5-6 दिन के बाद पार्टी ने अनाउंसमेंट किया कि योगी आदित्यनाथ होंगे हमारे मुख्यमंत्री। 5-6 दिन तक क्या था, 5-6 दिन तक पूरा सस्पेंस चल रहा था कि किसको बीजेपी अपना मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में घोषित करेगी। बहुत लोगों के नाम थे, राजनाथ सिंह भी इस दौड़ में उनका भी नाम चल रहा था कि राजनाथ सिंह को वहाँ से रिजाइन दिला करके मंत्रालय से, और यहाँ पर उस समय गृह मंत्रालय में थे, लेकिन फिर भी यार गृह मंत्री अब देश का मुख्यमंत्री, बहुत अंदर, लेकिन फिर भी बीजेपी कर सकती है भाई। उसको क्या करना है, मोदी जी कहेंगे कि राजनाथ सिंह जी आप अपना रिजाइन दीजिए। भैया रक्षा मंत्रालय मनोहर पर्रिकर को हमने देखा रक्षा मंत्री थे, और कहाँ केंद्र का रक्षा मंत्रालय का पद और कहाँ गोवा का मुख्यमंत्री, जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन मनोहर पर्रिकर को क्या किया गया, यहाँ से रिजाइन दिलाया गया डिफेंस मिनिस्ट्री से, और गोवा का मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो पूरी उम्मीद थी कि राजनाथ सिंह बन सकते हैं, या पूरी उम्मीद थी केशव प्रसाद मौर्य की, सिन्हा की भी थी, लेकिन मोदी योगी जी की उम्मीद कम थी। ठीक है, और मेरी भी 2-3 दोस्तों से भी शर्त लगी, मैंने कहा देख लेना योगी बाबा बनेंगे मुख्यमंत्री, अंदर दिल कर हो गया। और हम उस शर्त में 3-4 हज़ार रुपये जीते थे, हज़ार की 3-4 लोगों की शर्त लगी थी। कोई फैक्टर नहीं है, जिसकी हवा बहुत मजबूत है, समझे, जिसका जो है क्या है, लोगों में बड़ा डिमांड है। मतलब फाइनली डिबेट करो और फिर उसमें बताओ कि ये बेस्ट है। वो सब जो पार्टी है, उस पार्टी की जो अंदरूनी जो कार्यशैली है, उसमें सब चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, जो सारी जो पार्टी जो डिसाइड करती है, तो पार्टी ही अपॉइंट करती है। उसमें पार्टी के सभी जो मेंबर्स हैं वो बैठेंगे, उसमें पार्टी अध्यक्ष वगैरह सब वो डिसाइड करेंगे कौन बनेगा हमारा नेता। ठीक है, चलिए खैर ये चीज़ हो गई। तो हमने देखा, हाँ हम अमेरिका की बात कर रहे थे, जिन लोगों को ये चीज़ नहीं पता, जबकि मैं ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और पार्लियामेंट्री, दोनों मैंने डिफरेंस बड़ा बेसिक से बताया है। कौन अभी जो है जो जिसने नहीं पढ़ा था ये चीज़ें, शुरुआत की क्लासें, शुरुआत में आप लोग नहीं आ रहे थे ना, या आप लोग भी नहीं आ रहे थे। सुनिए, तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, रियल हेड नॉमिनल हेड अलग अलग नहीं होता, एक ही होता है। दूसरी बात, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका का चुनाव अलग होता है, विधायिका का अलग होता है। और एक ही शर्त है कार्यपालिका के लिए कि कार्यपालिका का कोई भी सदस्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। जबकि संस्थात्मक शासन प्रणाली में क्या है कि कार्यपालिका के प्रत्येक सदस्य को विधायिका का सदस्य होना चाहिए, यानी विधायिका यानी चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो चाहे राज्यसभा का मेंबर हो, होना चाहिए। अगर वो क्या है, अगर वो कार्यपालिका में यानी कि सरकार में शामिल किया जा रहा है। ठीक है, और लेकिन अमेरिका में क्या है, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनकर क्या है, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को, हमको भी तुमको भी, किसी भी व्यक्ति को, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बेटी को अपना एडवाइजर बनाया, अपने दामाद को मंत्रालय दे दी, सब चीज़ें। तो मतलब कोई भी क्या हो सकता है, राष्ट्रपति जिसको चाहे उसको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में शामिल कर सकता है, मंत्रिपरिषद में। उसको किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं है, उत्तरता ही नहीं किसी के प्रति। तो वो इसीलिए क्या देख रहे हैं कि हम लोग भगवान के बाद सबसे बड़ी पावर कौन है, अमेरिका के राष्ट्रपति की। हाँ, सेकेंड कार्यकाल आता तो फिर और ज़्यादा, फिर उसको पता कि सेकेंड कार्यकाल के बाद थर्ड कार्यकाल के लिए तो मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ, तो फिर क्या होगा। तो अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति होगा अपने सेकेंड कार्यकाल में ही वो ज़्यादा क्या हो जाता है, ज़्यादा बड़े डिसीजन लेता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप सेकेंड कार्यकाल में आ गए होते ना, आ गया होता, तो मुझे लग रहा है ये चाइना के विरुद्ध जो है युद्ध छुड़वा देता, नॉर्थ कोरिया को मैं 2-4 परमाणु बम वगैरह मरवा दिया होता। क्योंकि देख रहे हो ना कि कितने वो टाइट वो ले रहा था, चाइना और नॉर्थ कोरिया दोनों से पता नहीं क्या उसको बिल्कुल वो था। ठीक है, तो अगर डोनाल्ड ट्रंप दूसरे कार्यकाल में आ गया हो तो चाइना और ये सब और रशिया से सब के लिए जो है बड़ी समस्या होने वाली थी। वैसे भी थोड़ा सा था, बिजनेसमैन आदमी था वो, अमेरिका के बड़े बिजनेसमैनों में से है वो डोनाल्ड ट्रंप, छोटा मोटा आदमी नहीं है, अमेरिका के टॉप बिजनेसमैन, जैसे अपने यहाँ अडानी वगैरह, ऐसे बिजनेसमैन था डोनाल्ड ट्रंप। तो उसको वैसे भी कोई समस्या नहीं थी, सैलरी वैली लेता नहीं था, वो जान रहा कि जितना सैलरी लेंगे उससे ज़्यादा मैं खुद ही कमा रहा हूँ। ठीक है, तो वो जब सेकेंड कार्यकाल आता है तभी ज़्यादा निरंकुश डिसीजन लेते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। ठीक है, क्योंकि पहले कार्यकाल में तो उम्मीद है ना कि अभी दूसरे कार्यकाल में हमें को आना है, दूसरे के बाद फिर उम्मीदें नहीं, अब दूसरे के बाद सीधे ऊपर जाना है, अब या तो भगवान का पद होगा ना खत्म। ठीक है,
तो हम देखते हैं कि शर्त सिर्फ अमेरिका के मंत्रिपरिषद में शामिल होने की ये है कि आप विधायिका के सदस्य ना हो। अगर आप विधायिका के सदस्य हैं, आप चाहते हैं कि हमको कार्यपालिका में शामिल होना है, तो विधायिका के सदस्य पद से आप क्या करिए, रिजाइन दे दीजिए। ठीक, तो तीनों चीज़ें जो ये शर्तें हैं तीनों, पहला, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, कार्यपालिका का कोई भी सदस्य विधायिका का सदस्य नहीं होता, और रियल हेड और नॉमिनल हेड दोनों क्या होता है, एक ही व्यक्ति होता है। तो जहां पर ये तीनों शर्तें जो मैंने लिखवाए वो फुलफिल नहीं हो रही तो अध्यक्षात्मक, और जहां फुलफिल हो रही है वहां पर क्या, संशोधनात्मक। कोई अगर आपसे डिफरेंस पूछ ले तो आप इस तरीके से डिफरेंस बता सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका आर्टिकल 74 और मंत्रिपरिषद के थोड़ा बारे में। अब हम लिखते हैं आर्टिकल 75, थोड़ा सा उसमें अन्य चीज़ें देखें। आर्टिकल 75, अब जो आर्टिकल 75 है ये वास्तविक कार्यपालिका के बारे में कुछ और डिटेल में चीज बात करती है, प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के बारे में और डिटेल में बात करेगी वास्तविक कार्यपालिका के बारे में। आर्टिकल 75, तो आर्टिकल 75 में पहले लिखिए आर्टिकल 75 क्लॉज 1, आर्टिकल 75 क्लॉज 1 लिखिए। आर्टिकल 75 क्लॉज 1 में भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। मंत्रिपरिषद के, उसी के बाद फुल स्टॉप लगा के लिखिएगा, मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों को भी, मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों को भी राष्ट्रपति ही, मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों को ही राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों को भी राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ये है आर्टिकल 75 क्लॉज 1। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 75 2 की नहीं बात करते, क्लॉज 1 के सब क्लॉज की लिखिए। नहीं, ये 71 का क्लॉज 1 सब क्लॉज ए नहीं है, ये है आर्टिकल 71 ए, क्लॉज नहीं है ये। देखिए अंतर दोनों में समझिए थोड़ा सा। जब भी आप कभी देखेंगे अगर हमें लिखना है आर्टिकल 71 क्लॉज ए तो हम कैसे लिखेंगे, आर्टिकल 71 क्लॉज ए। ठीक है, और अगर कहीं पर कैपिटल में लिखा हुआ है तो वो क्या होता है, वो आर्टिकल ही अपने आप में एक आर्टिकल होता है। ठीक, तो ये क्या है, ये है आर्टिकल 71 ए, इसको हम क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल 71 ए, और इसको हम क्या पढ़ते हैं, आर्टिकल 71 क्लॉज ए। ठीक है, हैं, तो हमको लिखना ये वाला, हमने आर्टिकल 71 क्लॉज 1 तो हमने देख लिया। ठीक है, वो जो हमने लिखा, हम अब देख रहे हैं आर्टिकल 71 ए, सॉरी 75 यार, 75 लिखवा रहा हूँ गलती। ठीक है, तो हमें कौन सा लिखना है, आर्टिकल 75 ए। मतलब जब भी कोई आर्टिकल अपने आप, जैसे कि आर्टिकल 21 ए, वो अपने आप में अलग आर्टिकल है, ना कि वो आर्टिकल 21 का क्लॉज है। भाई अगर स्मॉल में अगर हम लिखेंगे तो स्मॉल में जब हम लिखते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है उसी 21 का ही जो अलग से थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बातें जब करनी है। ठीक है, ठीक, तो जब भी जैसे आर्टिकल 21 था, अगर ये होता स्मॉल में ए होता तो जो शिक्षा का जो अधिकार है वो क्या है, यानी कि उसी के अंदर ही उसी को पूरकता देने के लिए ही है। लेकिन ये क्या था, ये इसको जब जोड़ा गया शिक्षा के अधिकार को तो हमने ये किया है आर्टिकल 21 ए। हाँ, ये बाद में जोड़ा गया है ना, इसको हम बात करेंगे शिक्षा के अधिकार को, ये बाद में जोड़, तभी तो हमारे मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे और ये 395 आर्टिकल बढ़ के 470 हो गए। ऐसे ही तो बढ़े, जैसे ये एक आर्टिकल बढ़ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से तो इस सारे आर्टिकल बढ़ते चले गए। ठीक, तो आर्टिकल 71 ए, अरे 75 ए यार, पहले तुम लिखे लो, ये ना तो मैं 71 75 चलाते रहूं। ये कैपिटल वाला लिखना, ये अलग से आर्टिकल है, आर्टिकल 75 ए।
ये क्या लिखते हैं हम, कैपिटल लेटर में लिखिए। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति हाँ ठीक है, मतलब इसमें हमको ये लिखना है कि जो अधिकतम जो मंत्री होते हैं वो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% होते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसे लिख लो। हाँ, राष्ट्रपति को मुझे लग रहा है सेंटेंस सही ना बनेगा, इसको लिखो कि राष्ट्रपति, ऐसे राष्ट्रपति लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के अधिकतम 15% सदस्यों को मंत्रिपरिषद या मंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है। ठीक, सेंटेंस मतलब समझाना बहुत आसान है, लिखवाना थोड़ा सा टफ है। तो कुछ प्रॉपर और मैं वर्ड सोचता हूँ। हाँ, एक बहुत ही इजी वर्ड मुझे मिल गया, एक बहुत इजी वर्ड मिल गया। सुनो, इजी वर्ड क्या है? अब जिसने ना लिखा होगा तो उसके लिए सही है, जिसने लिख लिया तो थोड़ा उसके लिए देखो, लोकसभा के अधिकतम 15% सदस्य मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं। लोकसभा के अधिकतम 15% सदस्य मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं। लोकसभा के अधिकतम 15% सदस्य ही मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं। तो वही चीज़ें, चाहे आप ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बस, कि राष्ट्रपति लोकसभा के अधिकतम 15% सदस्यों को ही मंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। एक ही चीज़ है, वो थोड़ा सा लंबा हो गया, ये थोड़ा सा शॉर्ट में हो गया। अब ये क्वेश्चन एक दिन किसी ने पूछा था मुझसे। हाँ, ये इसमें क्या है कि अब ये जो लाया गया, ये जो इसमें भी क्या किया गया, संशोधन किया गया था। और संशोधन कब ये करके लाया गया, ये 91वें संविधान संशोधन से। ये जो 21A जो जोड़ा गया, 75 जो ए जोड़ा गया है, ये 75A कब जोड़ा गया है, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम से। और कब, 2003 में 91वां संविधान संशोधन अधिनियम लेकर के आया गया। कब, 2003 में। और इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अब ये कहा गया कि कार्यपालिका में जो कुल जो मंत्री हैं वो अधिकतम हो सकते हैं लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15%। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा, इस वर्ड को जिसको समझ में नहीं आया है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल करता हूं। देखो भाई, हमारा 75 का जो क्लॉज 1 है वो क्या कहता है, 75 का क्लॉज 1 क्या कहता है कि क्या बोलता है 75 का क्लॉज 1? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है, यानी कि जो प्रधानमंत्री है उसको कौन कर रहा है, राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति क्या कर रहा है, अन्य मंत्रियों को नियुक्त कर रहा है। तो अब एक बात बताओ कि जिस पार्टी का शासन होगा, जो पार्टी बहुमत में होगी, वो तो ये देखेगी कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो जाए, मंत्री बन जाए। या वो हमारे पास इतने दिनों से जुड़े हुए हैं और सब प्रेशर डालेंगे पार्टी के ऊपर कि हमको भी मंत्री बनाओ, हमको भी मंत्री बनाओ। अब पार्टी भी देखेगी यार इसके पास बहुत ज़्यादा, मतलब इसका अपने क्षेत्र में बहुत रौला है। ठीक है, इसकी जो है बहुत सारे ऐसे इसके क्षेत्र के विधायक हैं जो इसकी बात मानते हैं। तो क्या है, पार्टी के ऊपर है दबाव। और जब पार्टी के ऊपर दबाव होगी तो पार्टी क्या करेगी, पार्टी मंत्री पद बांटना चालू कर देगी। तो अब जब पार्टी मंत्री पद बांटना चालू कर देगी तो अगर बहुत ज़्यादा मंत्री हो गए तो राजकोष के ऊपर भी तो उतना ही भार आया। अब कहाँ तक मंत्री तुम बांटोगे मंत्री पद? तो यहाँ तक अभी तक कोई इनके ऊपर दबाव नहीं था। कभी 150 मंत्री हो जाए, कभी 125 मंत्री हो जाए, कभी 90 मंत्री, इस तरीके से। तो इसको रेगुलेट करने के लिए कि अपने मनमानी ढंग से ये मंत्री पद लुटाना ना चालू कर दें, पता चले कि एक ही कृषि विभाग है, उसी के अंदर उन्होंने बना दिया सिंचाई विभाग, सिंचाई मंत्री अलग, उर्वरक मंत्री अलग, बीज मंत्री अलग, खाद मंत्री अलग, मतलब इस तरीके से। तो क्या है, अलग अलग बहुत सारे मंत्री हो जाएंगे। तो ये कहा गया कि अब ये जो मंत्री पद है इसको भी क्या किया जाए, सीमित किया जाए। और जब मंत्री पद सीमित करने की बात आई तो कहा गया कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का, इस समय इतने ही तो हो रहा है ना, ठीक है, मतलब इस समय 545 तो नहीं हो रहे, 43। ठीक है, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का
अधिकतम 15% क्या हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए पूरे 550 अगर चुने जाएंगे तो 550 के 15% हो जाएंगे, लेकिन अभी वर्तमान में 543 चुने जा रहे हैं, तो 543 के 15 क्या क्लास करने आया हो? क्लास तो खत्म हो गई, 5 मिनट बचा है, 5 मिनट के लिए आए हो, 10 मिनट। मंत्री कहानी खत्म हो गई पूरी, तुम अब कह रहे हो कि भैया जो है वो हिरण कौन था? हाँ ठीक, चलो ओके। जो मंत्री परिषद है वो इसी लोकसभा और राज्यसभा से ही निकलती है। मतलब लोकसभा और राज्यसभा तो अगर कल की क्लास नहीं आए थे मेरे ख्याल से, है ना, तो इसीलिए अगर आए होते तो हमें पता होता कि जो मंत्री परिषद है वो एक्चुअली में इसी विधायिका से ही निकली है, और विधायिका मतलब लोकसभा राज्यसभा। तो मैं यही चीज बताने जा रहा हूं कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का अधिकतम 15% काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में शामिल किए जा सकते हैं। क्राइटेरिया तो ये है, लेकिन ये जो 15%, इसके लगभग 15%, मैं कह रहा हूं कि लगभग 82 के आसपास हुए, है ना, 80-82 के आसपास लगभग 15% हुए। निकाल लेना, अगर पॉइंट में आता 81.245 ना, तो इसको क्या कर दिया गया, 82 कर दिया गया। तो अधिकतम 82 सदस्य क्या हो सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री यानी मंत्री परिषद में शामिल हो सकते हैं। और ये जो 82 सदस्य हैं, ये जरूरी नहीं कि केवल लोकसभा से ही लिए जाएं, वो राज्यसभा से भी लिए जा सकते हैं। भले ही क्राइटेरिया है लोकसभा का कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% ही कौन होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, लेकिन ये जो 15% हैं, जो टोटल 82 हैं, उसमें से लोकसभा राज्यसभा दोनों से किसी से भी लिया जा सकता है। तो सर मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में दूसरी पार्टी के भी सदस्य हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री जिसको चाहेगा उसको, मैंने बार बार मैं क्या बता रहा हूं कि मंत्री परिषद में शामिल होने के लिए केवल कंडीशन क्या है कि चाहे आप लोकसभा के सदस्य हो चाहे राज्यसभा के सदस्य हो। ये कंडीशन नहीं है कि आप रूलिंग पार्टी के सदस्य होने चाहिए। ये कहीं पर भी आज तक कभी आपने पढ़ा है कि मंत्री परिषद के सदस्य होने के लिए आपको रूलिंग पार्टी का ही सदस्य होना चाहिए लोकसभा या राज्यसभा में? नहीं। अगर आप क्या है, सिर्फ आप लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं, तो आप मंत्री परिषद मतलब मंत्री बनने के लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में शामिल होने के लिए आप योग्य हैं। वो तो एक परंपरा है पार्टियों की कि वो अपने ही पहले वो अपने लोगों को तो संतुष्ट कर लें, बाद में तो दूसरों को संतुष्ट करेंगे। भाई देखिए, हाँ गठबंधन में देखिए, गठबंधन में कुछ दूसरे के होंगे, कुछ दूसरे के होंगे, जितनी पार्टियां मिलकर सरकार बनाई। अगर सरकार जिस दिन ये चाहने लगे कि मेरे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में मंत्री परिषद में विशेषज्ञता हो, जो सरकार ये चाहने लगेगी कि मेरे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में क्या हो, विशेषज्ञ लोग हों, तो वो फिर ये नहीं देखेगी कि कौन पार्टी की सरकार है। पहले समय में जब जवाहरलाल नेहरू वगैरह की सरकार थी, उस समय में ये नहीं देखा जाता कि कौन कांग्रेस का है, कौन अदर पार्टी से है। मंत्री सब से थे। वो अच्छा था। मंत्री कहाँ से, सब हर एक पार्टी से मंत्री। तो यहाँ पर विशेषज्ञता, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले वो अपने पार्टी के लोगों को तो संतुष्ट कर लें। भाई खुद ही इनके पास मंत्री पद कम है, 82 तो भरने हैं, और उसमें से इन्हीं के 200 लोग हैं जो प्रेशर डालें कि हमें मंत्री बनाओ बनाओ, और इसमें भी ये लोग दूसरी पार्टी को लेने लग जाए। ठीक है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी चाहे लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा, कहीं से भी प्रधानमंत्री हो सकता है। प्रधानमंत्री होने के लिए भी ये जरूरी नहीं कि उसे लोकसभा का ही होना चाहिए, वो उसको क्या होना चाहिए, विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। लेकिन क्या है कि जो पार्टी बहुमत में है वही चुनती है कि हम किसको जो है अपना प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। तो इसलिए जो है क्या हो रहा है कि अधिकतर पार्टी क्या हो रही है, मोस्टली लोकसभा से ही किसी न किसी को दे देती है। मनमोहन सिंह राज्यसभा से थे, एग्जाम्पल है मनमोहन सिंह, है ना। बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर अभी भी आप देखेंगे, बहुत सारे जैसे कि स्मृति ईरानी वगैरह नहीं चुनाव जीत पाई थी, तो कहाँ से उनको लाया गया, राज्यसभा से। जेपी नड्डा भी थे। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो राज्यसभा से भी मंत्री हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, अब वो विधायक को बनाया गया, लेकिन अब विधायक को पार्लियामेंट के किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। उसके लिए क्राइटेरिया ये नहीं है मंत्री के लिए कि आप विधायक हो तो अभी काम चल जाएगा, नहीं, आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि आपको उठा के उसने विधायक को बना लिया, लेकिन अब विधायक को 6 महीने के भीतर 2 सदनों में से किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। ठीक, तो अभी हम लोगों ने
क्या देखा? 75 क्लॉज 1 देखा। यार एक चीज़ थोड़ा सा मुझे लग रहा है यार, मैं इसमें पॉइंट में बहुत कंफ्यूज हूँ। 75(1) नहीं है ये, मेरे ख्याल से 75 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए ही है। हाँ यार उस वही तुम करो। हाँ तो मैं थोड़ा सा एक मिनट देख लो, ये मुझे काहे को गलती रह जाए। ठीक है, थोड़ा सा एक बार देख ही लो अगर कहीं है तो आपके पास। तब तक सर मेरा एक डाउट बता दीजिए। हाँ बताओ। मैं ये पूछ रहा था कि अब ये 75 का क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ही है आई थिंक। ये इतने सारे एक तो क्लॉज सब क्लॉज हैंगे, ये है तुम्हारे पास, ये कहाँ से लिखी हो? तो इसमें तुम लिखी ही नहीं हो तो है तो 75 का सर 1। अरे तो 75 में तुम क्लॉज 1 लिखे हो ना, तो ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। मैं बात कर रहा हूँ कि वो आर्टिकल है 75 ए यानी 1 कि 75 का क्लॉज 1 सब क्लॉज ए है। अब तुम ऐसा करो, तुम उसको 75 जो मैंने ए लिखवाया उसको तुम काट के ये लिख लो 75 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ये तुम लिख लो। ठीक है, 75 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए तुम लिख लो। उस 75 जो ए जो मैंने बाद में जो लिखवाया है ना ये वाला। अब इस पॉइंट को मैं कल थोड़ा सा आप लोगों को और कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, तो कहाँ से डीपली होगा? ठीक, तो आप उसको क्या लिख लीजिए जो ये मंत्री मैंने 15% वाला बताया ना। ठीक, इसलिए मुझे यही वाला सही लग रहा है क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये 75 क्लॉज 1 को पूरकता प्रदान कर रहा है। वहाँ पर तो सिर्फ ये कह दिया गया ना कि प्रधानमंत्री की ही सलाह पर राष्ट्रपति क्या करेगा, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को अपॉइंट करेगा। और ये 75 क्लॉज 1 सब क्लॉज क्या कर रहा है, उसी सेंटेंस को ही पूरकता प्रदान कर रहा है। इसलिए मुझे ये ज़्यादा सही लग रहा है ना। वो वैसे मेरी गलती है, मुझे ये पता होना चाहिए था, इस बात की मैं गलती मानता हूँ कि मुझे ये चीज़ कंफर्म होनी चाहिए थी। ठीक, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से लेकिन कल मैं इस चीज़ को कंफर्म कर दूंगा। तो ये हो गया पॉइंट। इसको आप लोग थोड़ा सा इस एग्जाम्पल के साथ आप लोग लिख लीजिए, जो आप लोगों का एक लोग दरवाजा खोल दो पीछे वाला। इस एग्जाम्पल के साथ आप लोग इस पॉइंट को लिख लीजिए तो आपको याद रहेगा कि जो मंत्रिपरिषद मैंने बताया 15%, तो वो लोकसभा के 15% होंगे, लगभग 82। और नीचे लिख लीजिएगा कि ये 82 मंत्री लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी से भी हो सकते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट लिखिए 75 क्लॉज 3। अरे अभी तो 2 तो हुआ ही नहीं ना, 75 क्लॉज 2 तो पहले लिखो। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। भाई राष्ट्रपति ने ही मंत्री को अपॉइंट किया था ना, जब इनको हटाना होगा तो जब जिसने अपॉइंट किया है तो वो क्या है, उसी के प्रसाद पर्यंत है। ठीक है, तो मंत्री राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट मतलब 75 क्लॉज 3, थर्ड लिखिए 75 क्लॉज 3 लिखिए। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति 75 क्लॉज 3 हम लोग लिख रहे हैं, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नीचे नोट डाल करके लिख लीजिएगा पॉइंट। पहला तो आपने 75 क्लॉज 3 में लिख लिया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नोट डाल करके लिख लीजिए इंडिविजुअल मिनिस्टर मतलब एक मिनिस्टर, वो मंत्रिपरिषद में तो सभी मिनिस्टर सामूहिक आ गए, लेकिन इंडिविजुअल मिनिस्टर यानी कोई सिंगल जो मिनिस्टर है, मंत्री है, इंडिविजुअल मिनिस्टर प्रेसिडेंट के प्रति उत्तरदायी होता है। इंडिविजुअल मिनिस्टर कोई अकेला मंत्री प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और इंडिविजुअल मिनिस्टर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं ना, तो इसको ध्यान रखना है। अब 82 में से यही सिंगल अकेले कोई अगर अकेला मिनिस्टर, भाई पूरी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन कोई अकेला कोई मिनिस्टर
वो राष्ट्रपति के इंडिविजुअल मिनिस्टर कौन होता है? हाँ, पूरी मंत्रिपरिषद देगी, क्योंकि वो क्या हो रहा है उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि उस मंत्रिपरिषद किसी व्यक्ति के लिए आया अविश्वास प्रस्ताव, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। मैंने क्या अभी ये पॉइंट को अगर आप देखें तो इस पॉइंट का मतलब ही है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। ठीक है, अगला लिखिए आर्टिकल 75 क्लॉज 4, 75 क्लॉज 4 लिखिए। ये वो जो शपथ है ये ओथ से संबंधित है, सभी मंत्रियों की ओथ से संबंधित है शपथ। लिख लीजिए आर्टिकल 75 क्लॉज 4 में सभी मंत्रियों की शपथ से संबंधित है। इसी के नीचे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे, प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे और प्रधानमंत्री की ही सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाएंगे, और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाएंगे। अगला लिखिए आर्टिकल 75 क्लॉज 5, आर्टिकल 75 क्लॉज 5 लिखिए। और प्रधानमंत्री की ही सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाएंगे। अगला लिखिए आर्टिकल 75 क्लॉज 5, मंत्रियों को 75 क्लॉज 5 में लिखिए मंत्रियों को जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, मंत्रियों को जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे 6 महीने के भीतर दोनों में से किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। मंत्रियों को जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे 6 महीनों के भीतर दोनों में से किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ठीक है, तो ये वाली जो बात है ना, दोनों में से किसी भी सदन की सदस्यता 6 महीने के भीतर, कहां पर है? आर्टिकल 75 के क्लॉज 5 में। यूपीएससी आपसे केवल ये नहीं पूछेगा कि आर्टिकल 75, यूपीएससी क्या पूछेगा? 75 का कौन सा क्लॉज है। ठीक, चलिए अब लिखिए आर्टिकल 75 क्लॉज 6, आर्टिकल 75 क्लॉज 6। इसमें देखते हैं, इसमें सभी मंत्रियों की तनख्वाह और भत्तों की बात की गई है, वेतन और अलाउंसेस। तो लिख लीजिए 75 क्लॉज 6 में सभी मंत्रियों के, मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का जिक्र किया गया है। ठीक, अब एक हेडिंग डाल लीजिए प्रधानमंत्री। बहुत ज़्यादा प्रधानमंत्री के बारे में कुछ नहीं लिखवाना, 2-4 लाइन लिखवा देता हूँ। हेडिंग डाल लीजिए प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच सेतु का कार्य करता है। ब्रैकेट में लिख लेना समन्वयक। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच समन्वयक मतलब एक मीडिएटर। ठीक है, एक समन्वयक, मीडिएटर या एक सेतु, एक ब्रिज का कार्य करता है। ठीक, अगला पॉइंट इसे में लिखिए, प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति सत्र को आहूत, भाई जो भी सेशन चल रहा है, बजट सेशन, मानसून सेशन, ठीक है, विंटर सेशन, जो भी सेशन है, तो सत्र को आहूत एवं सत्रावसान करता है। प्रधानमंत्री के कहने पर ही राष्ट्रपति सत्र को आहूत एवं उसका सत्रावसान समापन करता है। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बताऊंगा अभी लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। ठीक है, मतलब वो क्या करता है? स्थगित करता है। लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? स्थगित। आज हम परसों करेंगे ये समापन। इसमें क्या लिखना है? समापन।
सत्र को आहूत करना, बुलाना सत्र को, और सत्र का क्या करना, समापन करना। ये काम किसका है, राष्ट्रपति करता है। और सत्र को स्थगित करना, आज बैठे, अब अगली लोकसभा की कार्यवाही परसों होगी, ये काम किसका। अब इस काम के लिए बार बार राष्ट्रपति को नहीं कहेंगे ना साहब बोल दीजिए कि परसों होगी, ये काम करेगा स्पीकर, डे बाई डे का जो काम है। और ये सत्र समाप्त, अब अगला सत्र, ठीक है, ये पूरा का पूरा मानसून सेशन ही समाप्त। अभी आगे बात करेंगे 3 सेशनों की, ठीक है। तो बजट सेशन कब खत्म हो रहा, मानसून कब खत्म, विंटर कब खत्म हो रहा है, तो इसको क्या करना, इस नए सत्र को बुलाना और इसको समाप्त करना, घोषित करना, ये काम किसका है, ये काम करेगा राष्ट्रपति। और डे बाई डे का, अब जब बजट सत्र चल रहा है, उस बजट सत्र में तो ऐसा थोड़ा कि आज ही बैठेंगे, उस बजट सत्र में भी तो 20, 25, 30 दिन बैठेंगे ये लोग, तो वो डेली कि आज खत्म, कल फिर से 11 बजे कार्रवाई चालू होगी, ये काम कौन करेगा, ये करेगा स्पीकर, ठीक है। लिखिए आर्टिकल 78, अगला पॉइंट लिखिएगा, तीसरा पॉइंट, आर्टिकल 78 बेटा 75 खत्म हो गया, जाने कब का, जब हमने कहा था कि प्रधानमंत्री हेडिंग डालिए, उसी समय से 75 खत्म हो गया। 75 में केवल 6 ही क्लॉजेस हैं, 1 2 3 4 5 6, तो वहां से 75 खत्म। अब प्रधानमंत्री की नई हेडिंग है, नया टॉपिक है प्रधानमंत्री, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री खत्म, प्रधानमंत्री क्या है, नया टॉपिक है। और अब ये प्रधानमंत्री के अंदर है, मैं आपको लिखवा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्य हैं, को-एकीकृत प्रधानमंत्री। तो उसमें मैंने क्या बताया कि राष्ट्रपति के लिए एक समन्वयक का कार्य करता है, ठीक। बाकी सब चीज़ें तो हम लिखवा ही चुके हैं, अब ये लिखवाना बार बार आवश्यक नहीं है ना कि प्रधानमंत्री के कहने पर ही मंत्रियों का अपॉइंट किया जाएगा। अगला पॉइंट लिखिए इसमें, थर्ड पॉइंट, आर्टिकल 78 के आधार पर, आर्टिकल 78 के आधार पर प्रधानमंत्री, आर्टिकल 78 के आधार पर प्रधानमंत्री समय समय पर, प्रधानमंत्री समय समय पर राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री समय समय पर राष्ट्रपति को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री समय समय पर राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के कार्यों की, मंत्रिपरिषद के कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। यानी ये जो बात है, ये कहाँ दी है, आर्टिकल 78 के आधार पर ये बात है कि यही प्रधानमंत्री का मेन कार्य भी है। प्रधानमंत्री का मेन काम क्या है, यही है मेन काम प्रधानमंत्री का, देखा जाए तो राष्ट्र, चूंकि सब काम तो राष्ट्रपति को ही कर रहा है, साइन वगैरह सिग्नेचर सब, तो ये समय समय पर मंत्रिपरिषद की कार्यों की जो रिपोर्ट है, क्या चीज़ें चल रही हैं, इन सभी रिपोर्टों को समय समय पर कहाँ भेजेगा, राष्ट्रपति अगर मांगेगा कि बताइए वहाँ वो मंत्रालय क्या कर रहा है, तो वो प्रधानमंत्री को बोलेगा, प्रधानमंत्री फिर उस रिपोर्ट को सबमिट करेगा राष्ट्रपति के पास, ठीक है। तो यानी राष्ट्रपति के जो भी शंका समाधान है, उस सभी शंका समाधानों को कौन दूर करेगा, प्रधानमंत्री, ना कि वो राजनाथ सिंह को बुलाएंगे राष्ट्रपति, ठीक है ना, किसी अन्य को बुलाएंगे, वो किसको कहेंगे, प्रधानमंत्री को कॉल करेंगे, प्रधानमंत्री को बुलाएंगे, प्रधानमंत्री ही उनको सबमिट करेगा सारी रिपोर्ट्स वगैरह, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। हाँ, एक पॉइंट और, इस चौथा पॉइंट लिख लीजिए, प्रधानमंत्री कुछ समितियों के स्वतः ही प्रधान बन जाते हैं। कुछ समितियां ऐसी हैं, कमेटी ऐसी हैं कि जो प्रधानमंत्री है वो एक्स ऑफिशियो उसका प्रेसिडेंट होता है। प्रधानमंत्री कुछ समितियों के स्वतः ही प्रधान बन जाते हैं, ठीक है। आज के लिए हम लोग यहीं रखते हैं, बाहर टहल रहे हैं वो। अगला जो आपका टॉपिक बचा, अगला जो आपका टॉपिक है वो अभी देखिए कार्यपालिका पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो पाया, चाहे जितना कराओ, लेकिन वो फिर जैसे बीच में किसी ने कुछ बोल दिया, समय वेस्ट हो ही जाता है। और हम भी यही करेंगे, खड़े होकर बस बोलना चालू कर दो। आज मैं सोच किया था कि आज मैं पीठासीन अधिकारी भी खत्म कर दूंगा। भाई हमने विधायिका खत्म कर दी थी, कार्यपालिका में हम लोगों ने अभी सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखा, प्रधानमंत्री देखा, ठीक है। अब जो है अगला जो कार्यपालिका में भी एक टॉपिक बचा, वो क्या बचा, दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी, दोनों ही सदनों के पीठासीन अधिकारी। अभी एक टॉपिक इसमें, क्योंकि हमें लोकसभा का भी स्पीकर और वाइस स्पीकर देखना है, हमें क्या देखना है, हमें वहाँ देखना है राज्यसभा का भी पीठासीन अधिकारी कौन है। तो राज्यसभा का वैसे तो पीठासीन अधिकारी कौन होता है, उपराष्ट्रपति, लेकिन उपराष्ट्रपति को हम देखेंगे, उपराष्ट्रपति के अलग से पूरा हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा केवल एक लाइन ये लिखवाएंगे बाद में कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का
सभापति होता है और फिर उसके बारे में हम उपसभापति के बारे में 2-4 लाइनें लिखेंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, मैं इस क्लास का क्या हूँ? पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी के बगैर सभा संचालित ही नहीं हो सकती। संविधान सभा का जब गठन हुआ तो संविधान सभा के जब पहले दिन जब बैठक हुई तो उस पहली बैठक में भी पीठासीन अधिकारी बनाया गया सत्यनारायण सिन्हा को, क्योंकि कोई भी सभा संचालित होनी तो उसका एक होस्ट होना चाहिए जो उस सभा को क्या करे, संचालित करे। तो ये क्लास अगर मैं ना हो तो इसको कोई क्लास कहेगा क्या? ये क्या है? कमरा है। जब मैं इसमें आया तो क्या हो गया? ये क्लास बन गई। मतलब कि एक सभा को संचालित करने के लिए एक उसका क्या होना चाहिए? प्रिजाइडिंग ऑफिसर, एक पीठासीन अधिकारी। इसी तरीके से लोकसभा तभी कार्य करेगी जब स्पीकर की कुर्सी पर कोई व्यक्ति बैठा हो। और ऐसा नहीं है कि वो पीठासीन अधिकारी बस स्पीकर ही है। जो भी व्यक्ति उस स्पीकर की कुर्सी पर बैठा है वो क्या हो जाएगा? उस दिन के लिए तो वही लोकसभा का पीठासीन अधिकारी है। उसके पास सभी पावर पीठासीन अधिकारी की यानी लोकसभा स्पीकर की मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए क्या किया? लोकसभा के सभी सदस्यों ने आपस में मिल करके एक पीठासीन अधिकारी चुन लिया और वो पीठासीन अधिकारी कुर्सी पर बैठ गया। उसको क्या कहा गया? लोकसभा अध्यक्ष। साथ ही साथ इन सभी लोगों ने मिलकर के एक उपाध्यक्ष भी चुना। लोकसभा के सभी सदस्यों ने, निर्वाचक मंडल कौन है? लोकसभा के सभी सदस्य, उन सब ने मिलकर के एक उपाध्यक्ष चुना। जब कभी लोकसभा नहीं है, बीमार उमार हो जाए, शादी ब्याह में चला जाए तो उपाध्यक्ष बैठ जाएगा कुर्सी में, तो उस दिन के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष भी नहीं है तो लोकसभा के सभी सदस्यों ने मिलकर के एक 10 सदस्यीय कमेटी बनाई हुई होती है। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो उन्हीं 10 सदस्यीय कमेटी में से कोई एक उठ के कहाँ बैठ जाएगा? अध्यक्ष की कुर्सी पर। और उस दिन के लिए वही क्या हो जाएगा? लोकसभा का पीठासीन अधिकारी। सभी शक्तियां उसी व्यक्ति में निहित हो जाएंगी। ये नहीं कि आज सब लोग कह देंगे लोकसभा के सभी हम तुम्हारी बातें ना मानेंगे। तुम कौन सा लोकसभा के अध्यक्ष हो? तुम कौन सा उपाध्यक्ष हो? तो पावर उस व्यक्ति की नहीं, पावर उस कुर्सी की है। वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। आदमी पुलिस वाले से कब डरता है? जब पुलिस वाला वर्दी पहने होता है। तो वही तो है। अब ऐसे ही राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है? उपराष्ट्रपति है। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए कोई चुनाव नहीं हो रहा अलग से। जो भी व्यक्ति मतलब सभापति के लिए, सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति। तो सभापति का अलग से राज्यसभा के द्वारा चुनाव नहीं हो रहा। जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा उस प्रक्रिया के द्वारा वो अपने आप एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। लेकिन चुनाव किसका होगा? चुनाव होगा उपसभापति का। ठीक है, चलिए, थैंक यू।